हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति या फिर एनईपी 2020। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनईपी 2020। चलिए देखते हैं फिर एनईपी 2020 है क्या। शिक्षा नीति 2000 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, डेट याद कर लीजिए, 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन था। ध्यान रखिएगा, 1900 इससे पहले वाली जो शिक्षा नीति आई थी वह 1986 में आई थी। यह शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की आधारित थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समिति थी, उसकी समिति की अध्यक्षता किसने की थी? के कस्तूरी रंगन ने की थी। उन्होंने जो चीजें बताई हैं वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है। इन्होंने और इनकी समिति ने जो चीजें बताई एनईपी 2020 में वही रखा गया है। तो अध्यक्षता किसने की? वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने की थी। आगे, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जो कि एमएचआरडी पहले था, अब उसका नाम फिर से बदल के क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। अब क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री फिर से कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसमें एनईपी 2020 में जो पहले मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था, उसको फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय अर्थात एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की कैसी शिक्षा नीति है? थर्ड है। पहली कब आई थी? 1968 में, सेकंड 1986 में आई थी और थर्ड एनईपी 2020 है। ध्यान रखिएगा, पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2000 में आ गई, 2020 में आ गई। आगे, एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% हिस्सा निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत क्या है कि जो देश का जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पर निवेश किया जाएगा। देश के टोटल जीडीपी का टोटल जीडीपी आता है, उसका 6% हम क्या करेंगे? निवेश करेंगे शिक्षा पे। यह एनईपी 2020 कहती है, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन की समिति ने की थी और अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे। इसमें जो पहले मॉडल था 10+2 मॉडल, उसको हटा के अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसमें अब क्या हो गया कि जो 10+2 मॉडल था उसको क्या कर दिया गया? 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो मॉडल बहुत पूछता है, ये प्रश्न बहुत आता है। 5+3+3+4 कर दिया 10+2 मॉडल को हटा के। आगे, इसको बता ही दिया गया कि शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो एमएचआरडी से एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों रखा गया? शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करने के लिए ही इसको रखा गया है। आगे है, इस नीति के आधार सिद्धांत क्या थे? इस नीति के आधार सिद्धांत देख लेते हैं। पहला है संरचनात्मक समझ पर जोर देना, ना कि रटंत्र प्रणाली पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। मतलब इसमें क्या है? पहला सिद्धांत क्या है एनईपी 2020 का? कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रट लीजिए किसी टॉपिक को या फिर केवल परीक्षा देने के लिए आप उसको पढ़ रहे हैं। आप उसकी समझ करिए, जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिलेबस में है, उसको कॉन्सेप्ट उसका अंडरस्टैंड करिए, उसको संरचनात्मक समझ बनाइए, रटिए ना, और परीक्षा देने के लिए उसे मत पढ़िए। दूसरा क्या है? दूसरा थ्योरी इसके अंतर्गत है कि जो मल्टीलिंग्वलिज्म है, बहुभाषिकता है और विविधता है, उसको प्रोत्साहन दीजिए। बहुभाषिकता को और विविधता को प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक विकास होते हैं, क्योंकि बहुभाषी व्यक्ति का विकास संज्ञानात्मक बहुत उच्च होता है। आगे है, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देने, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मर्दन करना भी होता है। तो तीसरा इसका क्या है आधार सिद्धांत? कि जो सतत मूल्यांकन है उस पर ज्यादा जोर देना, मतलब कि समय समय पे क्या हो कि मूल्यांकन होता रहे। ऐसा नहीं है कि समटेटिव असेसमेंट हो, इसमें क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए ना। इसमें एनईपी 2020 में बताया गया कि असेसमेंट फॉर्मेटिव हो, मतलब समय समय पर होता रहे, और समटेटिव असेसमेंट बिल्कुल ना हो, सीसीई हो, मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहे, ना कि समटेटिव असेसमेंट हो जो कि साल के अंत में होता है। और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि बच्चों ने कितने नंबर पाए ये नहीं है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद कैसे हम करें, इसका मूल्यांकन का भी उद्देश्य यह भी होता है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद कैसे करें। यह भी एनईपी 2020 में इसका भी सिद्धांत बताया गया है। आगे है,
छात्रों की प्रोग्रेस का मूल्यांकन के लिए परख नाम का एक नया असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। एनसीईआरटी परख नाम का एक नया असेसमेंट सेंटर बनाएगी छात्रों की प्रोग्रेस का मूल्यांकन करने के लिए। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th या क्लास फिफ्थ तक मदर टंग या स्थानीय भाषा होगी, या उससे आगे तक भी घर की भाषा मातृभाषा होगी। मतलब क्लास 5th तक बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, बच्चों को क्लास 5th तक मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। आगे, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाए। ध्यान रखिएगा, 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाना यह भी एनईपी बताता है, लेकिन फार्मूला में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना है। लचीलापन रखने का मतलब क्या है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारत की भाषा होनी चाहिए। पहली तो आपकी मातृभाषा हो जाएगी, दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, भारत की दूसरी कोई भाषा हो जाएगी, जैसे कि संस्कृत आपने ले लिया, तीसरी कोई अन्य भाषा विदेशी भाषा हो जाएगी। आगे है, एनईपी 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की लोकनीय एकता के बारे में जानेंगे। मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल जो है एनईपी 2020 उसको भी क्या देता है, उसको भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जिसमें विद्यार्थी को क्या है, प्रमुख भारतीय भाषाओं की जो उल्लेखनीय एकता है उसके बारे में जानना चाहिए, ये एनईपी ये चाहता है। आगे है, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा जो कि क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि 6 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिसी, पाली, फारसी, 6 नहीं और भी हैं, इनको अध्ययन करने को कहा गया है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के अध्ययन क्लास 6 में कहा गया है। कब कहा गया है? क्लास 6 में एक क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ने की बात की गई है, जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। माध्यमिक स्तर पर क्या है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प रूप में विदेशी भाषा पढ़ना है, जैसे कि कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी आदि का अध्ययन करना है। एनईपी 2020 ऐसा कहता है। मतलब क्लास 6 में एक शास्त्रीय भाषा पढ़ना है, माध्यमिक स्तर पर एक विदेशी भाषा को पढ़ना है। एनईपी 2020 का स्लोगन क्या है, यह सीखना कि कैसे सिखाना है, और मानकीकरण से लचीलापन, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लानी है, इसका प्रस्ताव का बल देता है। मतलब कि हमें चीज़ों को यह सीखना है, हमें कि चीज़ों को सीखना कैसे है, यह एनईपी 2020 कहता है। और जो स्टैंडर्ड बने आ रहे हैं उसको स्टैंडर्ड को मैंने फॉलो करके थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। अगर बच्चा किसी दूसरे तरीके से समझ रहा है तो उसको दूसरे तरीके से समझाइए, और दूसरा बच्चा कोई अन्य तरीका समझ रहा है उसको उससे समझाइए। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एनईपी 2020 इन दोनों चीज़ों की बात करता है। आगे है, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना समावेशी शिक्षा का ये काम है। और समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए अधिगम। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी के लिए अधिगम। ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, रचनात्मकता बढ़ाना, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन को पहचान करने के लिए समावेशी शिक्षा और समग्र शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए अधिगम। मतलब किसी भी आर्थिक परिस्थिति से आ रहा है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो स्वस्थ हो, सबको शिक्षा देना, यही समावेशी अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन है। आगे है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यह समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चे एक पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ाया गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का काम ये क्या है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, जहां दिव्यांग बच्चे और साधारण बच्चे सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधा और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। तो एनईपी 2020 ने क्या बताया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कोई आंख से दिव्यांग है तो उसके लिए ऐसी इमारत नहीं होनी चाहिए कि उसके पैर बार बार लड़े या वो गिर पड़े। तो उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए, तकनीकी सुविधाएं भी उपयुक्त होनी चाहिए, और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए और एक निजी शिक्षक भी होना चाहिए। एक निजी शिक्षक का भी प्रावधान इसमें किया गया है। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। क्लास 6 में व्यावसायिक शिक्षा पढ़ाई जाएगी। इंटर्नशिप जो होती है, थोड़ा सा क्या लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। अगला है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया जाएगा और जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कम करने का उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो, खोज आधारित चर्चा पर विकास हो, विश्लेषण
आधारित शिक्षा विकास हो और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान हम दे सकें। आगे, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने पर जोर दें। इसके साथ ही नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकें हैं वो करिकुलम में जो कमी है, लचीलापन जो नहीं है और जो रट कर सीखने वाली बातें हैं उनको सबको हटाए और रचनावादी सीखने पर बल दे, और टेक्स्ट बुक में भी अब बदलाव होने चाहिए। ECCE क्या है देख लेते हैं। ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित गतिविधि आधारित खोज आधारित गतिविधि, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया। ECCE क्या है? फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब कि जो पहला जो 5+3+3+4 मॉडल है उसमें 5 साल में 1 से 3 साल तक जो बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाते हैं वही ECCE होता है। इसमें क्या है कि लचीला है, ये बहुआयामी है, खेल से आधारित शिक्षा होगी, गतिविधि आधारित शिक्षा होगी, खोज आधारित शिक्षा होगी और बहुस्तरीय शिक्षा इसमें शामिल होगी। स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल क्या है? 3 महीने का प्ले है ये, जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। मतलब ऐसा मॉड्यूल भी तैयार किया गया है जिसमें एक प्ले के माध्यम से बच्चों को जो सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं उनको एक धारा में लाया जाएगा, एक धारा में जोड़ा जाएगा। आगे है NEP 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक होनी चाहिए। लर्निंग क्या होनी चाहिए? एक्सपेरिमेंट करके होनी चाहिए, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल का एकीकृत किया जाएगा। जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत कीजिए। मतलब कला और आर्ट और खेल के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट को हमें पढ़ना चाहिए। आगे है NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। मतलब जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको पूरी तरीके से नया किया जाएगा और यह प्रगति पत्र एक समय 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा। मतलब यह 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल कार्ड हो जाएगा जिसमें स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास की बारीकी से किए गए विश्लेषण का भी विवरण दिया गया है। मतलब इसमें ये नहीं कि आपने कितना अंक मिला है वो दिया गया, इसमें बच्चों का भावात्मक, संज्ञानात्मक के साथ साथ साइकोमोटर जो मनोविश्लेषणात्मक से वो है डोमेन है उसकी भी बात की जाएगी, उसका भी विवरण दिया जाएगा और स्टूडेंट की विशेषताएं समेत इसमें होंगी। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।